हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आई होप आप सभी की यूजीसी नेट जून 2020 की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आप सभी को बताया था कि हम लोग अपने चैनल पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कॉमर्स की चैप्टर वाइज एमसीक्यू की सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम आपके साथ बिजनेस फाइनेंस की क्लास नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस फाइनेंस की क्लास नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, the term capital structure implies option number first share capital, reserve, long term debt, option number 2 share capital, long and short term debt, option number 3 share capital and long term debt, या फिर option number 4 equity preference share capital। आई होप गाइस कि आप सबने जो इसका करेक्ट आंसर हो वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। इसमें गाइस दूसरा ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में केवल और केवल लॉन्ग टर्म डेट को इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म आ गया इसलिए नहीं होगा। और तीसरे ऑप्शन में यहाँ रिजर्व नहीं दिया तो इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। और चौथे में हमारा भी रिजर्व नहीं दिया है तो इसलिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following term is used to represent the proportionate relationship between debt and equity। ठीक है, डेट एंड इक्विटी के जो रिलेशनशिप बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम ये डिसीजन लेते हैं कि कितना पोर्शन हम लोग डेट से इकट्ठा करें और कितना पोर्शन हम लोग इक्विटी से इकट्ठा करें। तो इसका जो जुडिशियस डिसीजन होता है उसे ही हम लोग कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। उस स्टेटमेंट्स के बेसिस पे आपको करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो दिया है कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, और स्टेटमेंट जो 2 दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है दीज इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, ऑल डेट एंड ऑल रिजर्व। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो आइए देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है। यहाँ पे हमारा बोला है ऑल डेट, तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट टर्म डेट भी आ जाएगा और लॉन्ग टर्म डेट भी आ जाएगा। बट जब कैपिटल स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे केवल और केवल हम लोग लॉन्ग टर्म डेट को कंसिडर करते हैं। तो आप ये स्टेटमेंट अच्छे से देख लीजिएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, the cost of capital decline when the degree of financial leverage increases, who advocate it? Option number first, a net operating approach, option number 2 net income approach, option number 3 Modigliani and Miller approach, या फिर option number 4 traditional approach। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन नेट इनकम अप्रोच। ठीक है, तो नेट इनकम अप्रोच डेविड डुरांड ने दिया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जितना ज़्यादा हो सके केडी को लगाओ, जिससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आएगी और वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी। तो इसको उन्होंने ये डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया था। ये हमारा होता है के, ये हमारा होता है के डी, और ये हमारा होता है के ओ। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे हम दिखाते हैं डिग्री ऑफ लीवरेज। जैसे जैसे हम लोग डिग्री ऑफ लीवरेज को बढ़ाते जाते हैं हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम होती जाती है। तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे हमारी के ई हमारी कॉन्स्टेंट होती है, के डी कॉन्स्टेंट होती है, और के ओ हमारी कम होती जाती है, और वैल्यू ऑफ फर्म हमारी बढ़ेगी। तो आप ये 3-4 चीज़ आपके रिस्पेक्ट में याद रखे रहिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट एंड द कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर ऑल डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज एडवोकेट बाई ट्रेडिशनल अप्रोच, एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच एंड एमएम अप्रोच। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स एनओआई अप्रोच। एनओआई अप्रोच भी हमारा डेविड डुरांड ने दिया था। इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक डायग्राम बताया था, तो आइए इसको देख लेते हैं। ये हमारा होता है के ओ, ये हमारा होता है के डी, ठीक है, और ये हमारी होती है के ई। जैसे कि हमने एनआई अप्रोच में पढ़ा था कि ज़्यादा से ज़्यादा डेट का पोर्शन लगाने से ओवरऑल कॉस्ट हमारी कम हो जाती है और वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती है। बट अगर हम एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा डेट को इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी फर्म में, तो हमारा जो इक्विटी शेयर होल्डर वाले रहते हैं वो ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो पोर्शन हमने ज़्यादा डेट इश्यू करके बचाया था वो पोर्शन हमारा इक्विटी शेयर होल्डर वालों को ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करने में, पेमेंट करने में निकल जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो हमारा के ओ रहता है वो कांस्टेंट रह जाता है,
और के डी भी यहाँ पे हमारा कांस्टेंट रहता है, और जो के ई हमारा होता है वो हमारा बढ़ने लगता है, और जो हमारा ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट होता है इसी को हम लोग के ओ बोलते हैं, और कॉस्ट ऑफ डेट हमारी के डी होती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि के ओ और के डी कांस्टेंट होते हैं किस अप्रोच के अंदर, तो यहाँ पे हमारा के ओ हमारा कांस्टेंट होता है, के डी हमारा कांस्टेंट होता है एन ओ आई अप्रोच में, और यहाँ पे हमारा के ई हमारा बढ़ता है। तो आप इसको याद रखिएगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एमएम अप्रोच इज अ वर्किंग कैपिटल थ्योरी, डिप्रिसिएशन अप्रोच, बैलेंसिंग थ्योरी या कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। एमएम अप्रोच जो थी हमारी वो हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी थी। ठीक है, एमएम अप्रोच में हमारी दो प्रीपोजिशन थी, एक प्रीपोजिशन आई थी हमारी 1958 में, एक प्रीपोजिशन हमारी आई थी 1963 में। जो 1958 में हमारी प्रीपोजिशन आई थी वो विदाउट टैक्स थी, और जो हमारी 1963 में प्रीपोजिशन आई थी वो हमारी विद टैक्स थी। 1958 में जो उन्होंने प्रीपोजिशन दी थी उसमें उन्होंने बताया था कि जो हमारी वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म होती है वो इक्वल होती है वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म के। ठीक है, और 1958 के अप्रोच में उन्होंने आर्बिट्रेज प्रोसेस का जिक्र किया था, जहां उन्होंने ये बताया था कि जब किसी सिक्योरिटी की वैल्यू हमारी कम होती है तो फर्म उस सिक्योरिटी को परचेज कर लेती है, और जिस सिक्योरिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है मार्केट में उसको वो सेल कर देती है। तो ये हमारा आर्बिट्रेज प्रोसेस होता है। और जब 1963 में उन्होंने विद टैक्स के थ्रू अपनी प्रीपोजिशन को समझाना चाहा तो उसमें उन्होंने बताया कि जो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म से। तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म का मतलब ये है कि कोई फर्म यदि कैपिटल स्ट्रक्चर यूज़ कर रही है तो उसमें वो कैपिटल और डेट दोनों का यूज़ कर रही है, और वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म का मतलब ये है कि वो फर्म जो है वो हमारी इक्विटी फर्म है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ एमएम अप्रोच। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, होमोजीनियस रिस्क क्लासेस, ऑप्शन नंबर 2, नो टैक्सेस, ऑप्शन नंबर 3, परफेक्ट कैपिटल मार्केट, या फिर ऑप्शन नंबर 4, 100% रिटेंशन। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स 100% रिटेंशन हमारी एमएम अप्रोच की असम्पशन नहीं है। इसकी जगह हमारा 100% पे आउट होता है, कि जो प्रॉफिट हमारा कंपनी को फर्म को होता है वो 100% पे आउट कर देती है अपने शेयर होल्डर्स को। और ये जो 3 असम्पशंस हैं ये हमारी एमएम अप्रोच से रिलेटेड हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एनआई अप्रोच। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हायर इक्विटी इज बेटर, हायर डेट इज बेटर, डेट रेशियो इज इररिलेवेंट, या फिर ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स हायर डेट इज बेटर। एनआई अप्रोच डेविड डुरांड ने दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जितना ज़्यादा हो सके डेट को यूज़ करो, जिससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आएगी और वैल्यू ऑफ फर्म आपकी बढ़ेगी। ठीक है गाइस, तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन केस ऑफ एनआई अप्रोच द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज कांस्टेंट, इंक्रीज, डिक्रीज, नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन कांस्टेंट। गाइस इस तरह के क्वेश्चन जब आया करें ना तो आप इनका ग्राफ अलग अलग है, अलग अलग थ्योरीज का अलग अलग ग्राफ है, तो आप उसको याद रखिएगा। ठीक, एनआई अप्रोच का ग्राफ देखिए ऐसे बनता है, ये हमारा होता है के ई, ये हमारा होता है के डी, और जो हमारी नीचे की तरफ जाती है ये हमारी होती है के ओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि यहाँ पे एनआई अप्रोच में इक्विटी हमारी कैसी होती है, तो इक्विटी हमारी कांस्टेंट होती है, देखिए। ठीक है, यहाँ पे इक्विटी में किसी तरह का चेंजेस नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे हमारा डेट पूछा होता तो डेट भी हमारा कांस्टेंट होता। अगर यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछता तो वो हम लिखते डिक्रीज होता है। और यहाँ पे अगर वैल्यू ऑफ फर्म पूछता तो जैसे जैसे आपकी कॉस्ट कम आती है आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एनआई अप्रोच। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। ऑप्शन नंबर 2, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। ऑप्शन नंबर 3, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म प्लस वैल्यू ऑफ डेट, या फिर ऑप्शन नंबर 4, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड माइनस वैल्यू ऑफ इक्विटी। आई होप गाइस कि आप सभी ने जिसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ फर्म जो होती है एनआई अप्रोच में वो कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी को जब हम वैल्यू ऑफ डेट से प्लस कर देते हैं तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म आती है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एनओआई अप्रोच, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड केडी, एंड ऑप्शन नंबर 4, केई एंड केडी। तो जैसा कि मैंने आपको गाइस बताया था, इस तरह के क्वेश्चन जब आया करें तो आप इसके कुछ डायग्राम्स होते हैं उसको याद रख लीजिए। एनओआई अप्रोच में डायग्राम हम इस तरह बनाते हैं, ये हमारा होता है के ओ, ये हमारा होता है के डी, और जो के ई हमारा होता है वो हमारा बढ़ता है। ठीक है, इसके बढ़ने का रीज़न ये है कि जैसे जैसे एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद अगर
हम डेट को अपने फर्म में बढ़ाते हैं तो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर वाले ज़्यादा रिटर्न की मांग करने लगते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में तो इक्विटी शेयर होल्डर की रिटर्न जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हमारी के भी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या पूछा, एनओआई अप्रोच में क्या क्या कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे हमारा केओ कांस्टेंट रहता है और केडी कांस्टेंट रहता है। तो केओ को हम लोग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स WACC एंड KD कांस्टेंट होते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एनओआई अप्रोच एडवोकेट्स दैट द डिग्री ऑफ डेट फाइनेंसिंग इज रेलिवेंट, इररेलिवेंट, मे बी रेलिवेंट और मे बी इररेलिवेंट। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स इररेलिवेंट। ठीक है, तो गाइस कैपिटल स्ट्रक्चर की दो थ्योरीज होती हैं, एक हमारी होती है रेलिवेंट थ्योरी, एक हमारी होती है इररेलिवेंट थ्योरी। रेलिवेंट थ्योरी में हमारी आती है एनआई अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, और इररेलिवेंट में हमारी आती है एनओआई अप्रोच एंड MM अप्रोच। रेलिवेंट थ्योरी का मतलब ये है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में जब आप इक्विटी और डेट का पोर्शन लगाते हैं तो उससे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ता है। और इररिलेवेंट थ्योरी ये बोलती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में जब आप इक्विटी और डेट का यूज़ करते हो तो उसका इम्पैक्ट आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे नहीं पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स इररिलेवेंट। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज ट्रू फॉर एनआई अप्रोच। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, VD इज इक्वल टू VF प्लस VE, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट। ऑप्शन नंबर 3, वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। या फिर ऑप्शन नंबर 4, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिबेंचर। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जुडिशियस यूज ऑफ लीवरेज इज सजेस्टेड बाय एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर MM अप्रोच। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया ट्रेडिशनल अप्रोच को इजरा सोलेमन ने दिया था, इसी को हम लोग इंटरमीडिएट अप्रोच बोलते हैं क्योंकि ये एनआई अप्रोच और एनओआई अप्रोच के बीच में आती है। और जो जुडिशियस यूज़ होता है लीवरेज का वो भी हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर ही होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी कॉस्ट होती है वो हमारी मिनिमम होती है और वैल्यू ऑफ फर्म ज़्यादा होती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following argues that the value of levered firm is higher than that of the unlevered firm? NI approach, NOI approach, MM approach या फिर both A and C? आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा MM अप्रोच। MM अप्रोच में दो प्रीपोजिशन दी थी, एक हमारी दी थी 1958 में जो कि विदाउट टैक्स थी, एक हमारी उन्होंने दी थी 1963 में जो कि विद टैक्स थी। जो उन्होंने 1958 में प्रीपोजिशन दी थी उसमें उन्होंने बताया था कि जो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म है उसकी वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म के बराबर होती है। और जो उन्होंने 1963 में हमारी अप्रोच दी थी या प्रीपोजिशन दी थी उसमें उन्होंने बताया था कि जो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म से। यहाँ पे वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी जिसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में डेट भी यूज़ हो रहा है और हमारा इक्विटी भी यूज़ हो रहा है। बट जो हमारी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म है वहाँ पे केवल और केवल इक्विटी का यूज़ किया जाता है। और 1958 में जब उन्होंने विदाउट टैक्स की प्रीपोजिशन दी थी तो इसमें उन्होंने आर्बिट्रेज प्रोसेस को भी डिफाइन किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कोई फर्म ज़्यादा प्राइस की जो सिक्योरिटी रहती है उसको सेल करके जिस कंपनी की सिक्योरिटी की वैल्यू कम होती है उसको परचेज करती है। तो ये आर्बिट्रेज प्रोसेस उन्होंने बताया था, तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन ट्रेडिशनल अप्रोच विच वन इज करेक्ट? के राइजेज कॉन्स्टेंटली, KO डिक्रीजेज कॉन्स्टेंटली, KD डिक्रीजेज कॉन्स्टेंटली और चौथा नन ऑफ द अबव। ट्रेडिशनल अप्रोच में जैसा गाइस मैंने बताया कि सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए। ये हमारा होता है KD, ये हमारा होता है KE और जो हमारा ये हमारा होता है KO। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो KE हमारा बढ़ रहा है तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। तो आइए हम अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच में KO हमारा बढ़ता है तो यहाँ पे लिखा है KO हमारा डिक्रीज हो रहा है जो कि गलत है। KD भी हमारा यहाँ पे बढ़ता है तो गाइस ये थोड़ा गलत बन गया था, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो KD हमारा होता है वो भी हमारा बढ़ता है, तो यहाँ पे लिखा है KD डिक्रीजेस कॉन्स्टेंटली, तो ये भी गलत है। तो
आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आया होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दैट पर्सनल लीवरेज कैन बी रिप्लेस्ड कॉर्पोरेट लीवरेज इज एज्यूम्ड बाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रेडिशनल अप्रोच, ऑप्शन नंबर 2 MM अप्रोच, ऑप्शन नंबर 3 NI अप्रोच या फिर ऑप्शन नंबर 4 NOI अप्रोच। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स MM मॉडल। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स सेम। ऑप्शन नंबर 2, अंडर NI अप्रोच ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स सेम। या फिर ऑप्शन नंबर 3, अंडर NOI अप्रोच ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स सेम। या फिर ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन अंडर NOI अप्रोच ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स सेम। ठीक है, जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच होता है उसके अंदर हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहती है वो हमारी इंक्रीज करती है। NOI अप्रोच में हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी डिक्रीज करती है। बट जो हमारा NOI अप्रोच होता है इसमें हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहती है वो हमारी कांस्टेंट रहती है। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट रिजेंबल द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ बिल्डिंग। ऑप्शन नंबर 2, इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट्स। ऑप्शन नंबर 3, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। या फिर ऑप्शन नंबर 4, द रिलेशन बिटवीन इक्विटी एंड डेट। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर को गाइस हम पढ़ते हैं तो उसमें हम केवल और केवल लॉन्ग टर्म चीज़ों को ही कंसीडर करते हैं, शॉर्ट टर्म चीज़ों को कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे करंट एसेट्स है जो हमारा शॉर्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और साथ ही साथ हमारे चैनल JK कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।